तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक खबर पश्चिम बंगाल से बड़ी आत्मा को कचोटने वाली निकल के सामने आई। दरअसल एक कपल थे, यानी एक पति पत्नी। दोनों को शौक था सोशल मीडिया पे कुछ करने का, अपना नाम कमाने का। आजकल लगभग हर किसी को है। अब जब ये शौक चढ़ा तो फिर उन्हें लगा कि चलिए रील बनाते हैं। उसके बाद दोनों लोग रील बना रहे थे। अब रील बना रहे थे, रील उनकी वायरल नहीं जा रही। उसके बाद वो लोग परेशान हुए। इसी बीच कई लोगों से उन्होंने जब बात की तो किसी ने कहा कि अच्छी रील आईफोन से बनती है, आईफोन 14, आईफोन 13, या फिर आप कोई बढ़िया कैमरा ले लीजिए। अब कैमरा उन्हें उतना यूज़फुल नहीं लगा। उन्हें लगा कि आईफोन रहेगा तो थोड़ा सा मिरर सेल्फी वगैरह भी होगी, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। तो फिर पैसे कहाँ से आए? अब दोनों पति पत्नी परेशान थे कि अब पैसे चाहिए, आईफोन लेना, आईफोन लेंगे तभी वायरल होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। अब तमाम कोशिशें कर ली, लाख हाथ पांव मार लिए, लेकिन कहीं से पैसे का कोई सोर्स नहीं मिला। तो फिर क्या करें? तो फिर अंत में उनके दिमाग में ऐसा खौफनाक आइडिया आया जिसे शायद सोचने से पहले हमारी आपकी रूहें कांप जाएं। दरअसल वो जो कपल में जो महिला थी, जो लड़की थी, वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, बच्चा थोड़ा सा स्वस्थ हुआ, बड़ा हुआ, तो फ़ौरन आईफोन लेने के लिए उनके दिमाग में जो प्लान था, उसी प्लान के तहत उन्होंने उस बच्चे को बेच दिया कुछ लाख रुपए में, ताकि वो आईफोन ले ले। अब जैसे ही ये खबर निकल के लोगों के सामने आई कि एक महिला जो महज आईफोन के लिए अपने बच्चे को बेच रही है, फ़ौरन पुलिस हरकत में आई। उस बच्चे को रिकवर किया गया, साथ ही उस महिला को अरेस्ट किया गया। लेकिन अब ताजुब भी है, सोचने वाली बात है कि भले ही आप उस बच्चे को रिकवर कर ले, लेकिन उस दुधमुहे बच्चे का आप करेंगे क्या? और एक माँ अपने बच्चे को ही महज आईफोन के लिए कैसे बेच सकती है? तो अपने आप में बड़ी सोचने वाली और बड़ी ताजुब की ये बात है। अब सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी मध्य प्रदेश में एक जगह छतरपुर, और इसी छतरपुर में एक कॉलोनी लगती है, शांति नगर कॉलोनी। ये कहानी इसी शांति नगर कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार की है। दरअसल परिवार के मुखिया, जिनका नाम था राहुल शुक्ला, पेशे से ये वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी में एज ए लैब, जो वहाँ की लेबोरेटरीज थी, उसमें एज ए ये सहायक के रूप में तैनात थे। अब एक यूनिवर्सिटी में सहायक के रूप में तैनात, तब भी गिरी हालत में आप मान के चलिए कि 40 से 50 हज़ार रुपये इनकी सैलरी रही होगी। अब 40 से 50 हज़ार रुपये इनकी सैलरी थी तो इलाके में अच्छा खासा नाम था, अच्छा खासा रुतबा था। इनकी एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटा थोड़ा सा बड़ा था, बेटी छोटी थी। जो बीबी थी उसका नाम था ज्योति शुक्ला। अब चूँकि ये लैब में काम करते थे, तो जो लोग लैब में काम करते हैं उनकी ज़िंदगी भी थोड़ी सी अजीब होती है। जो हेड होता है उससे पहले आपको जाना होगा, लैब को साफ़ करना होगा। उसके बाद फिर दिन भर वहाँ पे जो बच्चे आएंगे, जो प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे, उनका प्रैक्टिकल वगैरह करवाना होगा। उसके बाद फिर सारे लोग चले जाएंगे, सारे स्टाफ चले जाएंगे। अंत में यही जो सहायक होते हैं, असिस्टेंट, यही बाद में जाते हैं। तो जो राहुल शुक्ला थे, इनकी ज़िंदगी भी सेम ऐसी ही थी। सुबह सुबह सबसे पहले इनको निकलना होता, शाम को सबसे लास्ट में इनको आना होता। अब जब ये जिम्मेदारी इनके ऊपर पड़ गई कि ये बस लैब से लेके कॉलेज तक ही रह गए, तो फिर घर की जिम्मेदारी कौन उठाए? बच्चों की, बीबी की। तो बीबी ने अपना जिम्मा उठाया, कहा कि ठीक है, आप बच्चों की फिक्र छोड़ दीजिए, आप पैसे कमाइए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। बच्चों को पढ़ाने से लेके स्कूल ले जाने तक, उनके एडमिशन से लेके सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, बस आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहिएगा। पति को भी लगा कि चलो ठीक है। उसके बाद से पति अपने काम में बिजी रहता। जो बीबी थी ज्योति शुक्ला, अपने बेटे के साथ या फिर अपनी बच्ची को लाने, जो छोटी वाली बेटी थी, जो वहीं के एक स्कूल है, डिसेंट स्कूल, उसी में पढ़ती थी। अब बच्ची छोटी थी तो उसको लाने भी जाना पड़ता था, तो पति काम में बिजी रहता था। तो ज्योति शुक्ला ने ये जिम्मेदारी उठाई। उसके बाद कभी अपने बड़े बेटे के साथ या फिर कभी किसी और के साथ बाइक से, ऑटो से जाती अपने बेटी को लाने। ये सिलसिला साल दर साल चलता रहा। और इसी बीच एक तारीख आती है, 21 जुलाई साल 2023, यानी आज से आप अगर जोड़िए तो बामुश्किल 6 से 7 दिन पहले, 21 जुलाई साल 2023 को ये जो महिला थी ज्योति शुक्ला, अपनी बच्ची को लाने शाम के वक्त जा रही थी इसी डिसेंट स्कूल के पास। संजोग से इसके साथ इसके बेटे का एक दोस्त था, सूर्यांश प्रजापति। उसकी बाइक मिल जाती है तो ये महिला उसकी बाइक पे बैठ जाती है। बैठने के बाद वहाँ से रवाना हो जाती है। अब बाइक चल रही है, दोनों बात कर रहे हैं। चूँकि वो जो लड़का था इस महिला के बेटे का दोस्त था,
तो वैसे भी आंटी आंटी करता रहता था। अब जैसे ही ये गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी और वहीं पे एक जगह है भैंसासुर मुक्ति धाम, जैसे ही गाड़ी भैंसासुर मुक्ति धाम पे पहुंचती है, अचानक से 4 लोग इस गाड़ी के आगे पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। अब भैंसासुर मुक्ति धाम जो है बेहद सुनसान इलाका। अब एक महिला जिसकी उम्र 38 साल, साथ में एक 18 साल का लड़का, आगे पीछे 4 लोग गाड़ी लगा दिए। अब महिला भी घबरा जाती है, बच्चा भी घबरा जाता है। उसके बाद वो जो 18 साल का लड़का था फौरन ही उस गाड़ी को भगाता है और जैसे तैसे करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब वो लड़का निकलने की कोशिश करता है, इतने में ये 4 लोग पीछा करते हैं। पीछा करने के बाद जब उन 4 लोगों को लगता है कि अब ये लोग तेज़ी से जा रहे हैं, शायद पकड़ना मुश्किल है, तो इन्हीं में से 2 लोग तमंचा निकालते हैं और तमंचा निकालने के बाद उस महिला को एम करते हुए फायर झोंक देते हैं। एक गोली महिला के सीने में लगी, एक गोली महिला के हाथ में लगी, साथ ही एक गोली जो थी उसके कुछ छर्रे उस लड़के को लगते हैं। अब जैसे ही गोली लगी तो वो लड़का वो महिला दोनों लोग गिर जाते हैं। ये सारे लोग वहाँ पे आते हैं। जब इत्मीनान हो जाता है कि ये महिला मर चुकी है, उसके बाद गाड़ी नचाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब गोली की आवाज़ आसपास के लोग सुनते हैं तो आसपास के लोग भी मौके पे पहुँचते हैं। फ़ौरन उस महिला को और इस लड़के को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अब जैसे जिला अस्पताल लेके जाते हैं तो हालत इतनी नाजुक थी क्योंकि इस महिला को जो गोली लगी थी उस सीने में लगने के बाद डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी में जाके अटकी थी। तो जिला अस्पताल के जो डॉक्टर्स थे उनको लगा कि शायद उनके लेवल का केस नहीं है, कहीं और रिफ़र करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि काम कीजिए, आप इनको ग्वालियर लेके जाइए क्योंकि हमारे बस का नहीं है। अब जब ग्वालियर ले जाने की कवायद शुरू हुई, इधर पुलिस को फ़ोन चला गया कि एक महिला जो एक असिस्टेंट लैब वाले की एक पत्नी है, उसको गोली मार दी गई। दिन दहाड़े जो हमलावर वो आते हैं गोली मार देते हैं। तो जैसे ही ये बात उन तक पहुंचती है तो इधर पुलिस वालों का भी तांता लग जाता है, इधर परिवार के जो मुखिया थे राहुल शुक्ला, उनको भी बात पहुंचती है। वो भी बेचारे रोते गाते पहुंचते हैं। इसके बाद फिर इंतज़ार हो रहा कि जल्दी से कोई व्यवस्था बने तो फिर इनको लेके ग्वालियर जाया जाए, लेकिन अस्पताल ने और बाकी लोगों ने इस कदर लापरवाही की कि आधे घंटे तक कोई मदद या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। आधे घंटे बाद जैसे तैसे करके 108 वाली एम्बुलेंस आई, उसके बाद लात फान के लेके जाया गया, लेकिन शायद देर हो चुका था। इस वजह से थोड़ी देर बाद इस महिला की मौत हो गई। अब जैसे इस महिला की मौत हुई तो फौरन इलाके में हड़कंप मच गया कि कुछ सवार आए थे, आने के बाद उन्होंने गोली चलाई। दिन दहाड़े एक महिला को मार दिया गया। क्यों मारा, क्या कारण था, कुछ पता नहीं। अब पहले ही पुलिस वालों की एक तरह से सिट्टी पिट्टी गुल थी कि उनके राज्य में एक तरह से हमला हुआ और दिन दहाड़े हमलावर आते हैं, गोली मार देते हैं। अब तक तो गलीमत थी कि महिला जिंदा थी, लेकिन अब महिला मर चुकी तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा मामला दिन दहाड़े कत्ल का हो गया। जो वहाँ के एसपी साहब थे अमित सांघी, वो भी मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लेने के बाद अब जांच पड़ताल शुरू हुई। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा गया कि इस तरह से अगर आप कोई गोली मार रहा है तो जाहिर सी बात है कोई रंजिश रही होगी। अब परिवार में महज राहुल शुक्ला, जब राहुल शुक्ला से पूछताछ हुई कि किसी से कोई रंजिश थी तो राहुल शुक्ला सीधा सीधा मना कर देता है। कहता है कि साहब मैं तो पढ़ाने लिखाने वाला आदमी हूँ, मुझे क्या किसी से मतलब। उसके बाद आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि क्या ज्योति शुक्ला का किसी से कोई विवाद, लेकिन जब ये पूछा जाता है तो इसके बारे में भी आसपास के सारे लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि किसी से कोई विवाद नहीं। अब पुलिस वालों को लगा कि अब ये क्या, अगर एक महिला को दिन दहाड़े गोली मारी गई, 4 लोग आते हैं, आने के बाद दिन दहाड़े असलहे से गोली मार देते हैं और मारने की नीयत से आए थे, तो बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी रंजिश से आखिर कोई क्यों मारेगा। अब यही सवाल पुलिस वालों को लगातार परेशान कर रहा था। पुलिस वाले थे कि अपने सारे घोड़े खोल देते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं। दिन धीरे धीरे गुजरता रहता, न कहीं से कोई सबूत, न कहीं से कोई सुराग, यहाँ तक न मारने की कोई वजह निकल के सामने आई। इधर जब ये खबर मीडिया में पहुंची, साथ ही पक्ष भी हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें भी अब पुलिस वालों की बंद पिट रही थी कि अमित सांघी एसपी हैं और उनके राज्य में डायरेक्ट कोई आता है गोली मार देता है। अमित सांघी भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं कि जल्द से जल्द खुलासा करना है। पुलिस वाले तमाम कोशिशें करते हैं, सारे मुखबिर एक्टिव करते हैं, तमाम तरह नाकाबंदी करते हैं, न जाने कितने लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन लगभग 3 से 4 दिन गुजर गए और पुलिस वालों के हाथ अभी तक खाली थे। पुलिस वाले परेशान कि कैसे सुलझाएं, कैसे सुलझाएं। कहीं से कोई दुश्मनी का एंगल नहीं निकल के सामने आ रहा, कहीं से कोई रंजिश नहीं, तो आखिर कातिल ने कत्ल किया क्यों। अब जब तमाम तरह की कोशिशें पुलिस वाले करके हार जाते हैं, तमाम तरह की मशक्कत करके थक जाते हैं,
तब पुलिस वालों को लगता है कि काम करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग देश विदेश में खोज रहे हैं और कातिल हमारे ही नाक के नीचे हो। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार का ही कोई ऐसा सदस्य हो जिसने कत्ल करवाया और हम इधर उधर खोज रहे हैं। क्योंकि जब बाहर कोई विवाद नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि घरेलू विवाद रहा हो। अब लगभग 4 दिन बाद जब पुलिस वालों को ये बात दिमाग में आती है, तब पुलिस वाले परिवार में जितने लोग थे, आसपास के जितने सगे संबंधी थे, उन सबको जीरो इन करते हैं, उन सबको रडार में लेते हैं, उन सबके बारे में तफ्तीश करते हैं, उन सबके बारे में पता करते हैं। तो अंत में एक खबर निकल के सामने आई, इस महिला का किसी से कोई अफेयर चल रहा था और इससे जो उसका पति था राहुल शुक्ला, वो नाखुश था। अब जैसे ही ये खबर निकल के सामने आए तो पुलिस वालों को लगा कि बस करो, यहाँ पे और कोई कहानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आजकल के टाइम में जो क्राइम का सिनारियो है ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही होता है। तो जब ये बात पुलिस वालों को लगी तो फिर पुलिस वाले जो राहुल शुक्ला था उसके पीछे पड़ते हैं। पीछे पड़ने के बाद उसकी कॉल डिटेल खंगालते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, साथ ही पता करते हैं कि जिस दिन ये अटैक हुआ उस दिन ये शख्स कहाँ था। तो जब तमाम तरह की चीज़ें पता करते हैं, साथ ही इसकी एक्टिविटी पे जब नज़र रखवाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें सस्पिशियस लगी जिसके बिना पे पुलिस वाले इस राहुल शुक्ला को उठाते हैं। राहुल शुक्ला को उठाते हैं। उठाने के बाद जब इससे पुलिसी अंदाज में पूछताछ करते हैं तो थोड़ी देर तक तो राहुल शुक्ला इधर उधर घुमाता रहता है, लेकिन अंत में पुलिस का डंडा और पुलिस की मार, इसके आगे राहुल शुक्ला टूटता है और टूटने के बाद रोते हुए अपना एक बाले जुर्म करता है। साथ ही पहला शब्द कहता है कि मैं पहले अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। अब जैसे ये शब्द बोलता है तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि जब प्यार करते थे तो मरवाया क्यों? तो इस पे बोलता है कि इस महिला ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और इसने मुझे धोखा दिया है। अब जैसे ये बात बोलता है फिर पुलिस वाले इत्मीनान से इसको बैठाते हैं। बैठाने के बाद इससे इसकी पूरी कहानी पूछते हैं तो फिर अपनी कहानी बताता है और कहता है कि मेरी इससे शादी लगभग मान के चलिए कि 17-18 साल पहले हुई थी। 17-18 साल पहले इससे शादी हुई। शादी होने के बाद फिर एक बेटा हुआ, उसके बाद एक बेटी हुई। सारी चीज़ एकदम ठीक ठाक थी, मैं भी कमा रहा था, पत्नी भी परिवार की जिम्मेदारी उठा रही थी। यानी आप मान के चलिए कि जितनी सुखी परिवार की आप कल्पना कर सकते हैं सेम वैसा ही परिवार राहुल शुक्ला और ज्योति शुक्ला का था। सारी चीज़ें चलती रही, वक्त धीरे गुजरता रहा, लेकिन इसी बीच राहुल शुक्ला को भनक लगती है कि जो उसकी बीबी है ज्योति शुक्ला वो किसी के साथ अफेयर में है। अब जैसे ही भनक लगी तो पहले तो इसको यकीन नहीं हुआ कि लोग क्या कह रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि काम करो, एक बार तुम खुद चेक कर लो। अब लोगों का कहना हुआ तो जो राहुल शुक्ला था फिर अपनी बीबी के ऊपर ही शक करता है। शक करने के बाद जब नज़र रखता है तो कई चीज़ें ऐसी निकल के सामने आई, कई ऐसी हरकतें थी, कई ऐसे कॉल्स थे, कई बार वो संदिग्ध हालत में किसी के साथ देखी गई। तो कहीं ना कहीं अब राहुल शुक्ला को भी यकीन हो गया कि ये जो मेरी बेबी है ज्योति शुक्ला वो किसी के साथ अफेयर में है। इसके बाद आए दिन ये समझाता रहता, मना करता कि तुम ये सारी चीज़ें छोड़ दो, लेकिन ज्योति शुक्ला थी कि हर बार कह देती कि नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग तुम्हें भड़का रहे हैं। जब जब रंगे हाथ पकड़ी जाती तो उस पर भी कोई कहानी सुना देती। और ये चीज़ें इस हद तक बढ़ गई कि कहीं ना कहीं राहुल शुक्ला को लग गया कि अगर ये जिंदा रही तो फिर ये मेरी बेइज्जती ऐसे ही कराती रहेगी। अब राहुल शुक्ला को जैसे ही ये बात लगी, लगने के बाद फ़ौरन राहुल शुक्ला का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पे। अब 7वें आसमान पे तो फिर दिमाग में शैतान सवार हुआ। उसके बाद फिर प्लान बना कि अब क्या करें, मुझे तो इसकी हत्या करवानी है, अगर ये जिंदा रही तो मेरी बेइज्जती होगी। अब राहुल शुक्ला पेशे से एक लैब में काम करता था, तो उसे क्या पता कि कैसे मर्डर होगा, क्या करवाया जाएगा। इसलिए उसने अपने एक दोस्त थे इस बारे में डिस्कस किया जिसका नाम था अजय सिंह। ये अजय सिंह से डिस्कस करता और कहता है कि मेरी बीवी इस कदर मुझे धोखा दे रही, मुझे उसका कत्ल करवाना है, बताओ कैसे होगा। अब अजय सिंह भी यहाँ पे पूरी दोस्ती निभाता है। तो दोस्ती निभाने के बाद 4 लोगों से मुलाकात करवाता है। पहला थे केशव राजा, दूसरे थे प्रद्युम्न सिंह, तीसरे थे राजवीर और चौथे का नाम नहीं निकल के सामने आया। ये चारों लोग अलग अलग जगहों के थे, कुछ लोग तो अलग अलग राज्य के थे, जैसे राजवीर सिंह यूपी का था। इन सारे लोगों से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद इनसे कहा जाता है कि काम करना है, तो फिर पैसे वगैरह की बात होती है। तो 6 लाख रुपए में ये सौदा तय होता है। 6 लाख रुपए में सौदा तय होता है। कहा जाता है कि 1 लाख अभी ले लो, उसके बाद जब कत्ल हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा, तो बाकी 5 लाख बाद में ले लेना। शूटर भी मान जाते हैं। डेट तारीख सारी चीज़ें मुकर्रर होती हैं। मुकर्रर होने के बाद फिर ये होता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब जाती है, क्या करती है। उसके बाद जैसे ही ये निकलती है,
ये कहीं से नज़र रख रहा था, फ़ौरन बताता है कि मेरी बीबी अब निकल चुकी है। उसके बाद चारों शूटर आते हैं। इससे पहले भी इन्होंने रेकी वगैरह की थी, तो उसकी भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी। उसके बाद ये सारे लोग जब जान जाते हैं कि अब ये उस भैंसासुर मुक्तिधाम इलाके में पहुंची है, जहाँ पूरा सुनसान है, तो फिर ये चारों लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद गोली से ताबड़तोड़ वार करते हैं। उसके बाद उस महिला का वहीं जान लेने की कोशिश करते हैं और 1 घंटे बाद वो महिला मर भी जाती है। अब ये पुलिस वाले जब ये पूरी बात सुनते हैं तो सुनने के बाद ताजुब तो नहीं होता, लेकिन उन्हें लगता है कि चलो नाजायज़ संबंधों में एक और कत्ल हो गया और एक और ज़िंदगी तबाह हो गई। 2 बच्चे बिन माँ के हो गए, एक आदमी बिना पत्नी के हो गया। सारी ज़िंदगी शायद उसे जेल भी जाना पड़े। उसके बाद दबिश डाल के इन शूटरों को भी उठाया गया। ये भी ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इनके ऊपर भी मामला चलेगा। उसके बाद तो फिर शायद जेल ही हो या फिर क्या सजा हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन शायद एक शक और एक गुस्से में और एक नाजायज़ संबंध में उस महिला की जान चली गई, साथ ही बच्चे भी इसका दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।